अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस मौसम से भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि जब बारिश बरसती है तो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाता है। तो उसके भी जो एहतियातें हम आपको बताते हैं मौसम के हवाले से, वो भी ज़रूर कीजिएगा। अभी मौसम के हवाले से मैं बात नहीं करूँगी, अभी मैं बच्चों के हवाले से, कुछ सातिज़ा, कुछ वालिदैन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अक्सर जो सातिज़ा अहाता के वालिदैन भी ये शिकवा करते हुए हमें नज़र आते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तेज़ नहीं है। ऐसे सातिज़ा और वालिदैन के लिए एक मसल है कि तेज़ होते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। तो कोई भी तालिब इल्म, चाहे वो किसी भी जमात में हो, जब तक जिस्मानी तौर पर फ़िट नहीं होगा ना, उस वक्त तो वो बेहतर तालीम हासिल नहीं कर सकता। एक सेइंग है ना इंग्लिश में कि अगर आप जिस्मानी तौर पर फ़िट है ना, आप परफेक्ट बॉडी हैव परफेक्ट माइंड। तो इसका यही मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी सही है, फ़िट है, तभी आप यहाँ से भी फ़िट रहेंगे। जिस्म को फ़िट रखने के लिए ना वर्जिश एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, और जिस्मानी वर्जिश का ताल्लुक़ बिला वास्ता खेलों से ही होता है, क्योंकि फ़िटनेस के हवाले से ये कौल बड़ा मशहूर है कि जिस मुल्क में खेल के मैदान आबाद होते हैं ना, उनके हस्पताल वीरान होते हैं, और जिस मुल्क के खेल मैदान जो है वो वीरान होते हैं, उनके हस्पताल आबाद होते हैं। अब जिस तरह निसाबी तालीम ज़हनी और सलाहियतें और बेहतर किरदार परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है ना, इसी तरह जिस्मानी तालीम नौजवानों में नज़्म व नस्क, एहसास, ज़िम्मेदारी, कायदाना सलाहियतों के लिए एक राह भी उनकी हमवार करती है। अब पाकिस्तान में अगरचे जिस्मानी तालीम की शरह तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत कम देखने में आती है, लेकिन माजी के बरक्स देखे जाएँ तो हमारे यहाँ सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। अब कह लें कि टाइम के साथ साथ हम थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के स्कूलों में ना फ़िज़िकल एजुकेशन के फ़रोग के लिए स्कूलों में ही मुख्तलिफ़ गेम्स का इनकाद किया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ना, एक तो उनकी किरदार साजी की जाए और उसके साथ साथ उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का भी मुकम्मल ख़याल रखा जा सके। इसलिए हुकूमत और दीगर इदारों को मिलकर ना खेलों के लिए वसाइल फ़राहम करने की ज़रूरत है, ताकि नौजवानों में तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो खेलों की सरगर्मियां हैं उनको भी फ़रोग दिया जा सके, ताकि वो जहां पर अपने तालीम हासिल कर रहे हैं वहीं पर साथ ही साथ वो अपनी जिस्मानी और मेंटली भी अपने आप को फ़िट रखने के हवाले से काम कर सके। ये हमारे इदारों को करना चाहिए, हमारे टीचर्स को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जहाँ पर विद इन द क्लास हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेसन्स अपने स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, वहाँ पर हमने ये भी एक लेसन देना है कि जनाब आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है, आपने किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है। अगर आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो ना कि सिर्फ आप फ़िज़िकली फ़िट रहते हैं, आप मेंटली भी फ़िट रहते हैं। बहुत सारी जो मेंटल इलनेस है उनसे भी बच जाते हैं, क्योंकि ये आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन और एनजाइटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, और बच्चे कहते हैं जी हमें डिप्रेशन है, हमें एनजाइटी, हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो उनको ये बताना चाहिए हमें कि जनाब आप अगर किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आप इनसे भी बच सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको शऊर दिलवाना इन चीज़ों का। तो ये तो हमारा आज का पैगाम हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहमान अब्बास ने आज हमें ज्वाइन किया है, फिटनेस एक्सपर्ट है, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा दो चीज़ें, लेकिन सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने मेजॉरिटी देखे कि शोल्डर जैम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर उसको कहते हैं। फ्यू एक्सरसाइजेज मैं बताऊंगा जिसको आपने डेली वार्म अप में आपने करना है, लेकिन आपकी ये रिहैबिलिटेशन वर्कआउट है। मोस्टली जो यंगस्टर जितने भी हैं उनके वो जैम हो जाते हैं, यूँ ज़्यादा मूव नहीं करते और ज़्यादा रोटेट नहीं करते, रोटेटर जैम हो जाता है, इसको फ्रोजन शोल्डर। वैसे लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा और उसको आपने करना है। फिर उसके बाद बताऊंगा कि फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करना है ताकि एक रिदम में चले। फर्स्ट एक्सरसाइज, आपने बाइसेप्स को अपने रिब्स के साथ टाइट कर लें, वेट ले लें या विदाउट वेट आपने, क्योंकि रोटेटर की मूवमेंट ये बनती है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। बाइसेप को फिक्स कर लिया, देन जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हो, आपका आउटसाइड एरिया उसको रीहैब करने के लिए
15 रैप्स। लेकिन इसमें सबसे पहले ये करना है जिनको फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर जैम है, आलमंड ऑयल लाइट आपने लेना है। मसल को आपने थोड़ा सा थेरेपी खुद करनी है, खुद मूवमेंट करनी है ताकि मसल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने ये करना है 3 सेट्स 30 to 40 रैप्स। फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट 90 देन डाउन। इसको आपने रोटेटर को डाउन साइड आपने प्रेस करना है। ये मेजॉरिटी बहुत सारे यंगस्टर को और या बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज पर्सन हैं उनको इश्यूज आ रहे हैं। सही है, ओके। ऑयल लगा के मसल को सॉफ्ट करके देन आपने स्लोली प्रेस करना है। अब मैं सारा प्रेशर अपने शोल्डर पे डाल रहा हूँ, इसको आपने करना है। सेकेंड मूवमेंट, नाउ थर्ड मूवमेंट। इसको एक रिदम के साथ स्लो में बताऊंगा ताकि आपको पता चले। हाथ को आपने स्टिफ, टर्न अप, then turn opposite side, rotate again, 1। आपको स्लो रिदम में मेरे पाम्स इस साइड पे। नाउ मूवमेंट अप अप अप, नाउ टर्न बैक, फुली टर्न रोटेटर। आप इसको एक रिदम में स्क्वीज करना है, टाइट करके करना है ताकि वो एक्टिवेट हो। मेडिकल में इसका इलाज नहीं। अच्छा। या आपको मसल रिलैक्सेशन के लिए कोई मेडिसिन देंगे। ओनली सोल्यूशन रिहैबिलिटेशन वर्कआउट। मूवमेंट नाउ अप अप, स्क्वीज हार्ड, नाउ टर्न बैक, स्क्वीज अगेन। 15 रैप्स ईच साइड। ये हो गया फर्स्ट जिसको आपने करना है। नाउ अपना फुल बॉडी वर्कआउट हमने करना है। और इसको करना कैसे है? 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लासेस एक साइड पे रखें और इस वर्कआउट को आपने करना है। फर्स्ट मूवमेंट में वार्म अप आपने करना है, उसके साथ आपने इसको प्लस करना है। इसी को प्लैंक को आपने वीक में 2 टाइम करना है। हाथ दोनों बैक साइड पे। नाउ स्लो रेंज में 1 2 3 4, फुल बॉडी मूवमेंट। ठीक है। आपके फुट टू हेड, हैंड्स, ऑल बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट हैं, एंगेज हैं इसके साथ। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ 15 रैप्स ईच होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 15 ईच, 30 आपने करनी। सेकेंड मूवमेंट इसी को सेम रेंज में लेकिन वेरिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। नाउ आप स्ट्रेट में 1 2 3, आपका प्राइमरी मसल आपका एब्डोमिनल होगा, सेकेंडरी आपकी थाइज होगी, थर्ड मसल आपका अपर एरिया होगा। नाउ 1 2 3 4 5, ये आपने करने हैं 15 ईच साइड। अगर इस मौसम में कर रहे हैं तो 1 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। अपने पास पानी रख लें, विटामिन सी रख लें तो आप सिप पी सकते हैं और बहुत रिलैक्स होकर करें। माइंड को अपनी बॉडी के साथ अटैच करना ताकि आपको पता चले मेरा कौन कौन सा मसल एक्टिवेट है। नाउ नेक्स्ट ट्रेनिंग, इसको हमने देखा है लेकिन हमारे स्पाइनल के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि सबसे बड़ा इशू रहता है कि हमारा जो ना बैक का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। फुट पोजीशन जितना आप वाइड कर सकते हैं। अगेन मैं नॉर्मली रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ बचपन से हम देखते आए हैं ये एक्सरसाइज लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते। स्ट्रेट आर्म, नाउ टर्न, इसको स्लो रेंज में अप, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट बार मैंने रखी है। अगेन स्लो रेंज 1 2 3 4 5, अगेन 15 ईच साइड। अब मैं दूसरी साइड पे सिर्फ करके बताता हूं। ओके, नाउ मूव 1 आप। लास्ट रैप में आपने इसको 10 सेकेंड होल्ड करना है। फिर कहेंगे रेमान भाई आपने क्या कर दिया। ओके, नाउ इमेजिन आई एम ऑन लास्ट रैप। नाउ टच अगेन, मेरे हैमस्ट्रिंग, माय लोअर बैक और मेरे शोल्डर आर्म्स सभी स्टिफ हैं। वेट याद रखिएगा, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वेट को आपने स्क्वीज करना है। इस पे स्टडी है प्रॉपरली। जब तक आप स्क्वीज नहीं करेंगे, कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं,
कुछ भी नहीं होगा। जब तक ये मसल ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप करेंगे क्या? ओके, नाउ होल्डिंग, लेकिन आपने लास्ट रैप पे करना है। 1 2 ठीक है 3 4, इमेजिन लास्ट रैप है, देन होल्ड आपने करना। ओफ आई एम स्ट्रेच्ड, फुली एक्टिवेट। ओके, ठीक है ये मशीन्स स्पेशली फॉर बैक टोन अप के लिए ठीक। मशीन्स होती हैं, रेजिस्टेंस बैंड होता है, हमारे पास नहीं है। ओके। भाई नहीं है। हाँ जी अब हमने करना है, फिट कैसे करना है? बॉटल पकड़ ले, नाउ आपने साइड मूवमेंट बताता हूँ, 45 डिग्री ये मूवमेंट आपकी होनी चाहिए। ओके नीज थोड़े से बैंड, हैमस्ट्रिंग शेप में, बैक में आर्च आना चाहिए। सही है ओके, नाउ अगेन जैसे आप किसी चीज को पुल कर रहे हो, 1 आर्म्स आपके स्टिफ, बैक में आर्च, कर्व होनी चाहिए। इसमें ये आपने राउंड शेप नहीं करना, पेन होगी। 1 2 15 ईच, 3 वेरिएशंस बताऊंगा। ठीक है 1 2 3, मसल आपके स्टिफ होनी चाहिए। Okay. फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट में आपने वेरिएशन चेंज करनी है। नाउ मैंने हाथ अपने शोल्डर लेवल पे खोल दिए। नाउ 1 2 3 4, और माय थर्ड मूवमेंट 1 2, chin up, front collarbone up, front chest up. Now 1 2 3 4, होल्ड करना है। आर्म्स मेरे देख रहे होंगे कि मैंने स्टिफ किया, ये लूज में मैं आपको करके बताता हूँ। ये हो रहा है जी, ये नुकसान है भाई, कुछ भी नहीं होगा। ओके, स्टिफ आपने रखना है, आर्म्स आपके स्टिफ हों। 1 2 3 4 15 3 रेपिटेशन आपने करने हैं, और इसमें एक ही रिदम के साथ 1 स्विच अदर एंड थर्ड मूवमेंट। ये टोटल आपके वर्टिगो पेन आपने सुना होगा, लोगों को होती है, जी, तो जी। उसकी मूवमेंट के लिए भी है, ठीक स्पाइनल है, लोअर स्पाइनल के लिए भी उसके है, लिए ठीक भी है, है। और ये बाजू आपके अच्छे arms ना के लिए हो भी, तो हाँ। अच्छे कपड़े भी नहीं फ्लैपी लगते। आर्म्स तो वैसे ही बुरे लगते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक सेकंड है। बिगेस्ट मसल जो है आपकी बैक, बैक है तो इसका Okay. यार लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्क्वाट्स हमने कर लिए, लेकिन इसमें आपने करना है फुट पोजीशन आपने वाइड, ये आपके क्वाड्स मसल, ठीक है ये आपके हैमस्ट्रिंग। अब बात हो रही है इनर क्वाड्स मसल की, इनर थाइज। आपने देखा होगा कुछ लोग यूं चलते हैं, उनके यूं आपस में जुड़ते हैं, Okay. उनकी प्रॉब्लम्स है, जी, या जी, थाइज जुड़ते जी। हैं तो उनको रिएक्शंस होता है, तो ये उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज। फुट पोजीशन वाइड, नाउ टर्न एंड One. स्ट्रेच, स्लो रेंज। ओके पहले एक साइड आपने कंप्लीट करना है, फिर देन आपने फिनिश। दूसरी साइड पे जाना है ठीक है जी। 1, एक तो बॉडी बैलेंसिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज। 2, अब मैं थोड़ा स्पीड से जाऊं ताकि आपको पुश मिले और आप एनर्जेटिक हो। 3 4 5 अदर साइड। नाउ 1 2 3 4 5, so that's all planned for you. ठीक है जी बेस्ट एक्सरसाइज। स्मार्ट हो जाएं और हमें बताएं कि यस हम स्मार्ट हो गए, हम आपके पैसे भी बचाना चाहते हैं। और जनाब अब कुछ पंजाब के हवाले से, लाहौर के हवाले से बात करते हैं और सेहत की सहूलियात के हवाले से। हम लोग यूजुअली बात करते रहते हैं कि जनाब पंजाब में और बिलखसूस लाहौर में जो है ना हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अद्वियात की किल्लत है, टूल्स की किल्लत है, मशीनें ख़राब पड़ी हुई होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि जब से पंजाब हुकूमत एक्टिव हुई है और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब जब से एक्टिव हुई है, उन्होंने दौरे करने शुरू किए हॉस्पिटल्स के, तो कहीं ना कहीं कदरे बेहतरी आती जा रही है। यूजुअली कहा जाता है कि जनाब अद्वियात बहुत ज़्यादा जो है ना वो महंगी हो रही हैं, या उनका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, एक्सपायरी भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें, और आज हम उसी के मुतालिक बात करेंगे। अब आज जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन का रुझान ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम ख़ुद से ही मेडिकेशन कर लेते हैं, तो ये बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आपको क्या लगता है कि इससे कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सेल्फ मेडिकेशन जो है, यानी खुद से जो आप
आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें ये कि अगर आपने एक आध दफ़ा कोई पैनाडोल की गोली खा ली या 2 गोलियाँ खा ली उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे इस चीज़ का सवाल पैदा होता है कि एंटीबायोटिक्स जो कि ख़ास किस्म की अद्वियात होती हैं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, जो आपके जर्म्स होते हैं जिस्म में, अगर आप वो गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करें तो फिर होता ये है कि अगली दफ़ा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी उस एंटीबायोटिक की, यानी वाकई ही उसकी ज़रूरत होगी, तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर मौसर नहीं होगी और उसके ख़िलाफ़ जो है वो जरासीम एक अपने अंदर एक ऐसा ही चीज़ पैदा कर लेंगे कि वो उनके ऊपर मौसर नहीं होगी, जरासीमों के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाएगी जरासीमों के अंदर। फिर उसके बाद ये कि आपको पता है आजकल डेंगू का सीज़न है, तो डेंगू के अंदर जो है वो अक्सर लोगों को कमज़ोरी भी होती है, तो वो खुद ही से फिर जो है वो ड्रिप्स वगैरह का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बल्कि उल्टा इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि डेंगू बुखार के अंदर जो है वो पानी जो होता है वो आपके जिस्म में लीक कर रहा होता है और जब डेंगू बुखार ख़त्म होता है तो उस पानी ने वापस आना होता है, तो वो पानी ज़्यादा जब हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर तो वो भी आपकी बॉडी के लिए मुनासिब नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह के जो अमराज हैं जिस तरह डेंगू हो गया या कोई भी और मसला हो, तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कर लें और उसकी हदायत के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें और ड्रिप्स का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू का मसला नहीं है, सिंपल आपको कोई पेचिश या इसहाल का मसला है, पतले पखाने लगे हुए हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, और उस सूरत में भी आप जो है वो अगर ड्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रिप से बाज़ औक़ात रिएक्शन भी हो जाता है और वो रिएक्शन जो है वो जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो इंजेक्शन जो होता है वो लड़ जाता है मरीज़ को। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप मुंह के ज़रिए जो है वो ORS के पानी का या निमकोल का इस्तेमाल करें जब तक कि आपका अपने डॉक्टर से रब्ता नहीं हो जाता। तो बहुत सारे नुकसानात हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन के बहुत सारे पहलू हैं जिसमें कि सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है बजाय इसके कि वो फ़ायदा पहुंचाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने मौलिस से पहले मशवरा कर लें और उसके बाद ही किसी दवाई का इस्तेमाल करें। सेल्फ मेडिकेशन बढ़ता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। अब जैसे मेरा गला ख़राब है तो मैं चाहूँगी कि जनाब डॉक्टर के पास ना जाऊँ, मैं घर पे ही ना कोई मेडिसिन खा लूँ ताकि मेरा गला सही हो जाए, फ्लू सही हो जाए। अब ये आम प्रैक्टिस है हम सब की और ओवर द काउंटर ये चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं, हम जाते हैं आराम से जी स्टोर से, जी फ़लाँ हमें ये चीज़ चाहिए, कोई हमसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगता कि जी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया भी है कि नहीं किया। ये भी ड्राफ्ट की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को भी देखे कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है ना हमें प्रोवाइड की जा रही है मेडिकेशंस। ये बहुत ख़तरनाक है और ये हमारे जो मेडिकल स्टोर्स वाले लोग हैं उनको भी समझाने की ज़रूरत है और कोई उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ आयद करने की ज़रूरत है कि वो बग़ैर नुस्खे के जो हैं वो दवाइयाँ इस तरह से ना दें। तो लोग जाते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि जी दांत में दर्द है, कान में दर्द है, पेट ख़राब है या गला ख़राब है, तो बताएं क्या हम लें, और वो इसका जवाब दे रहे होते हैं, वो खुद डॉक्टर बने होते हैं। मतलब ना सिर्फ ये कि नुस्खे के बगैर तो देते ही देते हैं, बल्कि मरीज़ उनसे पूछ रहे होते हैं और वो उनको दवाई जो है वो दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, यानी वो अद्वियात जो जरासीम को मारने के काम आती हैं, स्पेशली जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको, तो वो कुछ अरसे के बाद उनका असर ख़त्म हो जाएगा और वो दवाइयाँ जो हैं वो आपको जब वाकई उनकी सही में ज़रूरत होगी वो आपके जिस्म में असर नहीं करेंगी। और दूसरी बात है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको वो जरासीम हो जिसके लिए वो एंटीबायोटिक आपको मेडिकल स्टोर वाला तजवीज़ कर रहा है, आपको कोई और जरासीम है तो होगा ये कि आप वो दवाई खा लेंगे और आपको आराम उससे नहीं आएगा। तो उसका तरीक़ाकार यही होता है, फिर वही बात मैं पहले वाली सवाल वाली दोहराऊंगी कि आप जाएं मालिज के पास, तो हो सकता है कि वो आपका एक टेस्ट करवाए जिसको हम ब्लड कल्चर कहते हैं, और उस कल्चर के अंदर ये पता चलता है कि ये जरसूमा है और इस जरसूमे के ख़िलाफ़ ये दवाई मौसर है, तो फिर वो ख़ास तौर पे वही दवाई आपको तजवीज़ की जाती है और वो दवाई जो होती है फिर आपको के अंदर जो होती है वो मौसर होती है और उससे आपकी बीमारी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स क्या किसी भी दवाई के अंदर जो है ये इस तरह से जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं जो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो गलत है और इसका नोटिस लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप इसको इनकरेज करें, मरीज़ जाके उनसे पूछें और वो डॉक्टर बन के जो है वो
दवाइयाँ खुद ही तजवीज़ कर रहे होते हैं, इस चीज़ को, इसकी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। वायरसेस इसके अलावा जो मतलब वायरसेस जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, जिसमें डेंगू एक आपके पास बहुत ही एक ऐसी मिसाल है जो कि आजकल हर बंदे को पता है डेंगू के बारे में। वो भी एक वायरस जो है वो इसको डिज़ीज़ को कॉज करता है। फिर गले की बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं, पेट के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो वायरसेस से होते हैं, और वायरसेस के ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी मौसर नहीं होती, यानी गैर ज़रूरी तौर पे आप उसको दे रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे वायरस का होता ही है कि वो ख़ुद अपनी एक लाइफ स्पैन, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी की एक मुद्दत होती है कि 60-70 साल उसने जीना है और फिर वो मर जाता है, इसी तरह वायरस ने भी 7-8 दिन उसकी एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो उस दौरान में जब आपको वायरल कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे डेंगू है, तो हमने सिर्फ अलामाती इलाज करना है, यानी अगर बुखार है तो पैनाडोल दे दें, उल्टियाँ वगैरह हैं तो उल्टी की दवा दे दें, पानी की कमी हो रही है तो मरीज़ को कहते हैं निमकोल का पानी इस्तेमाल करें। तो ज़्यादातर वायरल इलनेसेस जो होती हैं, यानी जो बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, वैसे ही ज़रूरत नहीं होती। तो खामखा आप और हर दवा जो होती है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट या मुज़र असर ज़रूर होता है, चाहे वो सिंपल पैनाडोल है। तो अगर एक दवा की आपको ज़रूरत ही नहीं है और आप वो दवा लिए चले जा रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप में, क्योंकि बहुत सी एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो पेट को लूज़ कर देती हैं, उससे पेचिश लग जाती हैं और काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं, भूख नहीं लगती, काफ़ी दिनों तक जो है वो मरीज़ के एंटीबायोटिक की वजह से उनका जो मैदा है और निज़ाम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो क्या ज़रूरत है कि जब ज़रूरत ही नहीं है आपको एक दवा की और आप उसको लेना शुरू कर दें, सिर्फ़ और सिर्फ एक इस चीज़ से बचने के लिए कि आपको अपने मौलिज के पास जाना ना पड़े और आप खुद ही घर में थोड़ी सी बेएहतियाती और थोड़ी सी सुस्ती, या कह लें आप कुछ थोड़े से पैसे बचाने की खातिर, मेरे ख़्याल में ये कतई मुनासिब नहीं है कि आप को वो बीमारी का वो मसला भी नहीं है वो दवाई, और आप एक नया मसला अपने आप को लगवा के आ जाएं उस दवाई से कि आपका निज़ाम मुतासर हो जाए, आपको पतले पखाने लग जाएं। तो ये बिल्कुल ही नामुनासिब सी बात है, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, अब जब बच्चों को इसहाल की शिकायत होती है या पेचिश की शिकायत होती है, तो उसमें भी अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएं और जाके उनसे पूछें अद्वियात, तो वो बाज़ वक़्त ऐसी अद्वियात दे देते हैं, बड़े भी इसी तरह, जो कि आपकी जो आंत है उसकी जो हरकत है उसको कम करते हैं। तो वो हरकत कम होने से आपके मोशन या पतले पखाने तो स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन जरासीम भी अंदर रहने के इम्कानात होते हैं, और वो जरासीम जब अंदर रहेंगे तो वो ज़्यादा ख़तरनाक तौर पे बीमारी जो है उसको फैला देंगे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मेडिकल स्टोर पे जाके, एक तो जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे ना पूछें कि जी क्या दवाई देनी चाहिए, वो गलत भी दे सकते हैं दवाई और वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और जब आप क्लिनिक्स पर जाते हैं डॉक्टर्स की, तो वहाँ पर ख़ुद माँ बाप ये तजवीज़ कर रहे होते हैं कि जी इसको तो पिछली दफ़ा ये वाला टीका लगा था एंटीबायोटिक का, तो वही टीका लगाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो इन्फेक्शन है उसमें उस टीके की ज़रूरत हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत उसको उसकी नमकियात और पानी की कमी हो, उसको पूरा करने से अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद वो वायरल इलनेस हो और वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो आपने मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके उससे नहीं पूछना, क्लिनिक पे जाके आपने ख़ुद नहीं कहना कि जी मुझे ड्रिप लगा दो, मुझे ये वाला इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि बाज़ डॉक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं प्रेशर में आके फिर वो लगा भी देते हैं कि मरीज़ मुतमईन नहीं हो रहा। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना, आप अपने डॉक्टर को इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना दें कि ये बीमारी किस वजह से है और इसमें वाकई इस टीके की या ड्रिप की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर वो आपको कह रहा है कि ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, टीके की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिर्फ निमकोल वाला पानी दें, ठीक है, और आप इसको पतली ग़िज़ा दें, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। तो आप उसकी बात को मानें और उसको उसी को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप खुद नेट के ऊपर सर्च करके उसको तजवीज़ दें कि ये कर लें वो कर लें, वो गलत है। सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से हमने बात की है, ब्रेक लेती हूँ मैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से, क्योंकि अच्छी शख्सियत ना वो इंसान की पहचान होती है। अगर हमारी बात करने का अंदाज़ अच्छा हो, हमारा जो बर्ताव है किसी के साथ वो नर्म हो, नर्म लहजा हो, हमारा जो रवैया है वो अच्छा हो, ख़ुद एतमादी हो, ख़ुद के ऊपर एतमाद हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी वैसे ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जो पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत है, उसको निखारने के लिए क्या करना चाहिए। बिकॉज़ जब हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऊपर, बहुत से लोग हमें कह रहे होते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हारे ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं बनना चाहिए, तुम्हें उस जैसा बनना चाहिए। क्या ये भी आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करता है? और अगर जो लोग दूसरों को कॉपी कर रहे होते हैं या दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की हो सकती है? तो आज ये सारी चीज़ें जिनको हमने इन डिस्कशन लेकर आना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अली अजमल ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू। डॉक्टर साहब, शख्सियत में, पर्सनालिटी में निखार पैदा करना कितना ज़रूरी है हमारी ओवरऑल ज़िंदगी के लिए भी, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, और इवन दो कि मेंटल हेल्थ के लिए भी? देखिए, जहाँ तक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात है कि शख्सियत में निखार कितना ज़रूरी है, तो ये इस हद तक ज़रूरी है कि इसके बगैर किसी का गुजारा नहीं होता, ख़ास तौर पे आजकल की लाइफ में। अब देखें कि अगर आपकी शख्सियत में निखार है, अगर आपने अपनी शख्सियत को बनाया और संवारा हुआ है, तो उससे आपकी ज़िंदगी का जो हर एक एरिया है उस पर अच्छा इफेक्ट होता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं अगर आपकी शख्सियत, अगर आप एक ग्रूम्ड पर्सनैलिटी हैं। उसके अलावा देखा ये गया है कि वो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहती है जिनकी शख्सियत जो है वो ग्रूम्ड होती है, जिन्होंने अपने आप को यानी कि संवारा और निखारा होता है। अब जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग या शख्सियत को ग्रूम करना, उसके दो एलिमेंट हैं। उसमें एक तो जाहिर हो गया, जिस पे आमतौर पे हम लोग ज़्यादा गौर करते हैं, और उसके बाद दूसरा जो कि इंसान के अंदर होता है। जब भी हम किसी की शख्सियत की बात करते हैं या शख्सियत को निखारने और संवारने की बात करते हैं, तो उसके दो चीज़ें होती हैं। एक तो जाहिर कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, उसके बाद आपके अंदर क्या है। अच्छा, जो अंदर की शख्सियत होती है ना, वो असल में दूसरे बंदे पे इन्फ्लुएंस अच्छा डालती है। आमतौर पे ज़ाहरी शख्सियत जो है, जो हम बाहर नजर आते हैं, उसकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं है, वो भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंदर की जो शख्सियत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें ज़ाहिरी शख्सियत की, तो देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, अगर एक शख्स उसने ज़रा अपनी सफाई का ख्याल रखा है, कपड़े उसने बेहतर पहने हैं, बेहतर से मुराद साफ सुथरे, हम उस तरफ नहीं जाते कितने अच्छे हैं या कितने नहीं, अगर साफ सुथरे हैं, उसने अपने आप को अच्छा ग्रूम किया है, तो ऑब्वियसली वो पर्सनैलिटी जो है वो हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, हम उसके एक्सप्रेशन से इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद फिर जाहिर में क्या आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपका बोलने का अंदाज आता है। ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सामने वाले को इंपैक्ट कर रही होती है। उसके बाद अगर बात कर लें जी कि अंदरूनी शख्सियत, कि आपके अंदर की क्या, देखिए आमतौर पे ना बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी होती हैं कि सबसे पहले हम किसी की स्माइल ऑब्जर्व करते हैं या उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं, वो कितना कॉन्फिडेंट है, ये कितनी कॉन्फिडेंट है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। असल में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई किसी से मिलता है तो सबसे पहले हम उसकी वाइब को ऑरा को लेते हैं, वाइब को लेते हैं, ऑरा को लेते हैं कि हम उसके सामने कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे अगर हम इंटरव्यू लेट से कोई देने जाता है, कोई जॉब इंटरव्यू है या इवन के कुछ दूसरे मामला, उसमें सबसे पहले जो हम दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं वो अपने ऑरा और अपनी वाइब से करते हैं। अब जो ऑरा और वाइब है ये कैसे बनता है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स ओवरनाइट अपना ऑरा और वाइब चेंज कर ले। अक्सर लोग दूसरों को कॉपी करते हैं, वो जब कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, चाल भी भूल गया, वो उल्टा लोगों पे गलत इंप्रेशन दे देते हैं। अब वाइब कैसे बनती है? एक तो ज़ाहिरी शख्सियत होगी कि आप कितने ग्रूम्ड हैं, आपकी हाइजीन कैसा है, आपने कितने साफ सुथरे कपड़े, आपने आपको कितना संवारा है। उसके बाद आपके अंदर क्या चल रहा है। देखिए, अंदर से अगर एक शख्स कॉन्फिडेंट है, अंदर से अगर एक शख्स मुतमिन है, अपने बारे में अच्छा सोचता है, उसको कोई बहुत ज्यादा कोई ज़हनी मसले नहीं है, तो उस तरह से, उस हवाले से उसकी वाइब बनती है। सामने वाले को देख के एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं कि ये बंदा ऐसा है या वैसा है, जिसको नहीं हम आमतौर पे कहते हैं सिक्स सेंस, या किसी के बारे में कोई भी हम राय कायम करते हैं, तो असल में हम इन चीज़ों की बुनियाद पर राय कायम करते हैं।
अब ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। अगर हमने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सही है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये मैं आपको बाय द वे ब्यूटी टिप्स बता रहा हूँ। अच्छा। जो कॉन्फिडेंस है ना किसी भी शख्स का, लड़की का, लड़के का, ये सबसे ज्यादा एक उसको खूबसूरत बनाता है। लेकिन आता कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस? एग्जैक्टली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें तो हमने बात कर ली कि सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो अगर मैं समझता हूं कि हर शख्स को अगर सबसे पहले अपने आप को निखारना है तो बिल्कुल आउटर लुक पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पे वो जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें भी लगानी चाहिए, जो भी आप लगाते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो वो सबसे ज्यादा आपको खूबसूरत बनाता है। अब कॉन्फिडेंस होता है क्या और आता कैसे? आमतौर पे हम ये समझते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो जो शख्स किसी को कुछ समझता नहीं है, वो बातें करता रहता है या बिल्कुल उसका अकड़ के चलता है या चलती है या किसी में कितना एटीट्यूड है, तो ये कॉन्फिडेंस है। हालांकि ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपने आप से कितना मुतमिन है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं वो शो बहुत करते हैं, एक्सप्रेस बहुत करते हैं कि मैं ये मैं वो, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक कंपोजर का नाम है। आप कितने कंपोज्ड हैं, आप अपने बारे में कैसी राय रखते हैं, क्या आपको लगता है कि आप एक वर्थी इंसान हैं, ये चीजें अगर किसी में हो तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस आता है। एक तो ये वजह, इस वजह से कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, दूसरी ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फिडेंस आता है कोई पॉजिटिव काम करने से। ठीक है। जब आप अपने आप को, कोई भी आप फर्ज करें एजुकेशन में हैं या आप किसी प्रोफेशन में हैं, तो जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं ओवर दी जो पीरियड ऑफ टाइम, वो आप में स्किल्स डेवलप होती रहती हैं और उसके बाद कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि स्किल में कोई बंदा जीरो हो किसी भी हवाले से, वो कॉन्फिडेंट भी नजर आए, वो अपने आप को इधर से 2 टिप्स लेके उधर से 2 टिप्स लेके कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करे। ऐसा नहीं होता। तो जहां पे हमने अपने जाहिर को संवारना है, वहां पे हमने अपने अंदर कुछ रियल क्वालिटीज भी पैदा करनी है, उसके अलावा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसमें इसमें एक और चीज ऐड ऑन मैं करना चाह रही थी कि अब आपने जैसे कहा कि ये कॉन्फिडेंस विद इन द सेल्फ आता है, आप किसी और से नहीं ले सकते हैं ये कॉन्फिडेंस। बट हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आप वो फलां बंदे को देखो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंट होकर काम कर रहा है, आप भी उसकी तरह काम करें। तो ये तो विद इन द सेल्फ आता है ना, तो हम किसी से देखकर किस तरह ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बहरहाल एक रोल मॉडल तो होता है और होना भी चाहिए कि अगर कोई फलां शख्स है उसमें कोई बेहतर चीज है तो ऑब्वियसली हम उससे इंप्रेस होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन गलती कहां पे कर देते हैं कि जब हम उसको लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर समझना शुरू कर देते हैं, जिसमें जो भी क्वालिटीज हैं, जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, जिसकी आपको मिसाल दी जा रही है, वो भी आपके जैसा ही एक इंसान है। आप में और उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है क्वालिटीज में, एबिलिटीज में, नहीं तो आम तौर पे सारे इंसानों की जो क्वालिटीज है वो 19-20 के फर्क के साथ एक जैसी होती है। तो हमने अपने आप को एज अ वर्थी पर्सन समझना है। उसके बाद आप देखें कि किसी को फॉलो करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। ये ऑब्वियसली किसी ने अगर लाइफ में कुछ अचीव किया है तो हमारे लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, होना चाहिए। लेकिन उस बेस पे अपने आप को कम तसव्वुर करना कि जी मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकती, उसके हालात बेहतर थे उसने कर लिया, उसको ये चीज बेहतर मिली थी वो कर लिया, ये कॉन्फिडेंस को कम करता है। और जहां पे दूसरी बात, मैंने इससे पहले एक मैं बात पे कमेंट करता चलूं कि जैसे हम कहते हैं ना कि जी स्किल्स को अपनी बढ़ाना, अपने आप को इंप्रूव करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आमतौर पे कुछ साल पहले एक मूवी थी, उसमें एक बड़ा डायलॉग था, ऑल इज वेल। यस। अब वो जितना ऑल इज वेल ने बच्चों को फेल किया है ना, जो जिनको एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस वजह से फेल हुए। अब देखिए ना कैसी बात है कि जी स्टडी ना करो, काम ना करो, बस जी ऑल इज वेल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने ऑल इज वेल को अडॉप्ट किया, उनको स्टडी में भी नहीं कर सके। अच्छा। आज वो सारे के सारे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑल इज वेल। अब देखिए वक्त, अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करूंगी इस स्टेटमेंट से कि मुझे लगता है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अब वो ऑल इज वेल वाली अगर मूवी आप देखें भी तो एंड पर वो साइंटिस्ट बन जाता है, एक इंसान के अगर वो कह रहा है, वो आपको बता रहा है कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है ना, आपने पैनिक नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने ऑल इज वेल अपने आप को कहना है कि सब ठीक हो जाएगा। डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना, आप वो शायद कुछ और पर्सपेक्टिव से देखें, मैं कुछ और देखूं, थर्ड पर्सन कोई और उस चीज को देखे, आप क्या आप कर रहे हैं उस चीज में से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा और आपका इस चीज पे बिल्कुल एग्री है, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, ऑल इज वेल कहना या अपने आप को जैसे ग्रूम थोड़ा सा करना, अपने आप को तसल्ली देना, ये एक अच्छी बात है ना कि हम अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं।
ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन जो गलत क्या है, सिर्फ अपने आप को बाजार मैनेज करते रहना वो और गलत है। उसके बाद ठीक काम है। कोई ना करना। कैसे स्टूडेंट फेल हो गए, स्टडी नहीं की उन्होंने। अच्छा Exactly, ये चीज गलत है। एग्जैक्टली, हाँ। सुबह एग्जाम था, और कहा सिलेबस जी रह गया, कोई बात नहीं कर लेंगे, ऑल इज वेल, तो फिर तो ये नहीं होगा ना Exactly. obviously। अच्छा, आप लोगों के साथ किस तरह बात कर रहे हैं, किस अंदाज में बात कर रहे हैं, आपका लहजा कैसा है, आपका लिबास, आपका बैठने उठने का तरीका, ये भी सारा इसी में आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। जी बिल्कुल। देखें, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारा लहजा ये ज्यादा बोलता है। Okay. लफ्ज कम बोलते हैं, कम सुनाई देते हैं बाय द वे लफ्ज। हमारा लहजा, हमारे बॉडी जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज ये ज्यादा बोलती है। अब कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इसमें देखें, अब बात यह है कि जैसे अगर हम कोई बॉस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉस के साथ कोई ऊंचे लहजे में तो नहीं बात कर सकता। इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स भी बोलते हैं। अगर आप बॉस के साथ बात कर रहे हैं या कुलीग्स के साथ कर रहे हैं या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ करें, आपके जो बॉडी जेस्चर्स हैं, आपका जो अंदाज है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि अगर बॉस के साथ और तरह से, आपने कुलीग्स के साथ और तरह से और जूनियर्स के साथ और तरह से। आमतौर पे अक्सर देखा ये गया कि, बल्कि मैं आपको एक वाकया थोड़ा सा सुनाता हूं, वो किसी के घर को रिश्ता देखने गए ना, तो लड़का जो वो इस तरह से करके बैठा हुआ। अब देखें, अब ये एक कोई बदतमीजी नहीं उसने की, वो एक ग्रूमिंग का मसला था। उसको ये शायद पता नहीं था कि इस तरह से करके बैठना जो है ये शायद एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। जैसे मैंने बताया कि जेस्चर्स हमारे अंदाज बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसका रिश्ते के लिए ना होगी। क्यों? इसलिए वजह से ना होगी कि वो ऐसे करके बैठा था, वो उन्होंने समझा होगा अभी से इतना अकड़ा हुआ है तो बाद में क्या होगा। अच्छा, इसी तरह से फिर ऐसा भी होता है, वो लड़कियों के रिश्ते देखने आते हैं, लड़कियां आमतौर पे ना शर्माती बोलती नहीं है। अब उससे भी एक वाइब और एक मैसेज जाता है कि जी लड़की जो है जी बड़ी एटीट्यूड वाली है, हालांकि वो शायद शर्माने के अंदाज में इस तरह से। तो ये बात ये होती है कि लफ्ज नहीं सिर्फ बोलते, हमारी जो वाइब, उसके अलावा हमारे बॉडी जेस्चर्स, हमारा लहजा, ये लफ्जों से ज्यादा बोलता है और लफ्जों से ज्यादा सामने वाले बंदे को सुनाई भी देता है। तो हमें अगर शख्सियत को ग्रूम करना है तो इन चीजों पे भी हमने काम करना है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और आपकी जुबान अच्छी नहीं है, आपके अल्फाज अच्छे नहीं है, तो ये आपकी पर्सनालिटी को किस तरह खराब करते हैं? देखें, ये तो हर बंदा इसको ऑब्जर्व कर सकता है। बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि कुछ लोग दिखने में बहुत बेहतर होते हैं, वो आमतौर पे अक्सर सुना होता है वो कि जैसे ही किसी ने मुंह खोला तो उसका सारा इंप्रेशन डाउन हो गया। अब उसमें यह है कि बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बाहर शख्सियत इतनी नहीं होती, लेकिन जैसा वो बोलते हैं तो ऑब्वियसली उससे फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं और अच्छा लगता है लोगों को। अब देखिए, जो फिर वही बात आ गई ना, जो बोलना भी है वो हम वक्ती तौर पे अपना कुछ स्टाइल तो सीख सकते हैं, लेकिन क्या बोलना है वो तो आपके अंदर से निकलता है ना। जब मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 1 मिनट फर्ज करें बोलना चाहता है, तो उसके पीछे उसका शायद सालों का एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, या फिर उसकी स्टडी है, एजुकेशन है, या उसकी ग्रूमिंग है। तो देखना यह है कि जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसके पीछे लोग अगर अच्छा इंप्रेशन देना है तो आपको मजबूत भारी बात करनी चाहिए जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। सिर्फ बोल बोल के वो इंप्रेस नहीं लोग होते, बल्कि आपका जो इंप्रेशन है वो उल्टा कम हो जाता है। तो इस वजह से जो बोलना है और दिखना है, ये दो अलग अलग चीजें। अगर तो कोई बोलता भी अच्छा है और दिखता भी अच्छा है तो ऑब्वियसली ये तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इसमें यह है कि ना कोई भी जो आपकी एबिलिटीज होती हैं वो आमतौर पे प्री डिटरमिन्ड नहीं होती। आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब इंप्रूव करने का तरीका जो है ये बाज़ औक़ात हम गलत कर देते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि शायद देखें ना, अगर लुक की बात कर लें तो जी बड़ा अच्छा जी मेकअप कर लें, लड़के भी लड़कियां भी, आजकल लड़के भी बड़ा मेकअप करते हैं। अच्छा, बाहर जो करना चाहते हैं मैं उनको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करता, कोई मायूब बात नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, डजंट मैटर। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर हम आमतौर पे कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं या कराने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अच्छा, इसमें भी कोई चीज़ नहीं। अब यह कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेहतर दिखना। अच्छा, अगर कोई शख्स बेहतर दिखना चाहता है, इसमें भी कोई मायूब बात नहीं है, बेहतर दिखना चाहिए। लेकिन बेहतर दिखना ये सिर्फ आर्जी चीजें हैं, ये जो ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लिए या कुछ, जब तक आप अंदर से अपने आप को नहीं ना निखारेंगे, आप बेहतर ना दिखेंगे, ना आपका बेहतर इंपैक्ट पैदा होगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर अली, ये भी कहा जाता है कि अब जैसे आपने कहा कि जब तक आपके इनर सेल्फ आपकी सही नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, तब तक आपकी आउटर लेयर जो है
वो आप बाज़ाहरी तौर पर सही नहीं दिखेंगे। हमने यूजुअली देखा है कि जो जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं या बड़े बड़े, जैसे मार्क ज़करबर्ग को देख लें आप, ऐसे और कितने लोग हैं, बड़ा वो सादा कैजुअली उन्होंने ड्रेसअप किया होता है, कैजुअली जा रहे होते हैं। लेकिन उनकी निस्बतन अगर देखा जाए, पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, कोई अंबानी के बच्चे नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन वो सूट बूट पहनकर और जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए होते हैं, तो ये क्या पर्सनालिटी ग्रूमिंग को इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आपके? उनका माइंडसेट क्या है कि जो कितने डॉलर्स, अरबों डॉलर्स के मालिक हैं और ऐसे जिनको कह लें कि कुछ भी आता पता होता नहीं है और वो सूट बूट पहन के बैठ जाते हैं, क्या लगता है आपको इसमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग कहाँ आती है और क्या माइंडसेट है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। जो आमतौर पे लोग बाहर अपने आप को बेहतर करके बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें बहरहाल एक हद तक इमेच्योरिटी तो है ना। ये एक इमेच्योर एटीट्यूड है लोगों का कि जो अपनी लेट से कि ज़रूरत से ज़्यादा जुल्फें सवार के और हर वक्त बड़े इस तरह से करके और एटीट्यूड में, और जो चीज़ें आपने कही, ये बहरहाल इससे उनकी इमेच्योरिटी पता चलती है कि वो इतने मेच्योर नहीं है। अच्छा, इससे वो जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है ना कि सामने वाले बंदे को इंप्रेस करना, उस पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस करना। लेकिन ये इमेच्योरिटी क्यों है? क्योंकि इससे जो बेहतर लोग हैं वो इंप्रेस नहीं होते। सामने वाले बंदे की मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है। आमतौर पे होता है ऐसे है कि आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कुछ इमेच्योर लोग इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वही बातें जब आप किसी बेहतर लोगों में करते हैं तो वो आपको डिस्करेज करते हैं कि जी ये क्या बात है, ऐसा तो नहीं होता। तो बाहर वक्ती तौर पे कुछ हम चीजों को इंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो आपने ये कुछ सक्सेसफुल लोगों की बात की, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि इनर पर्सनैलिटी। आप देखें कि ये एक माइंडसेट है जो लोगों को इंप्रेस करता है। जैसे आपने दो तीन लोगों की बात की, ज़करबर्ग की या अंबानी की या और तरह से। अब देखें, उन्होंने अपने आप को सादा रखा है, लेकिन उनसे लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं। हर शख्स उन जैसा बनना चाहता है। क्यों? उनके माइंडसेट की वजह से कि जी मैंने मेहनत करनी है, मैंने फोकस रहना है। देखिए ना, मेहनत करना, फोकस रहना, जिंदगी में कामयाब होना, अपने आप को आगे बढ़ाना, मोटिवेशन होना, इंस्पिरेशन होना। अब ये जो क्वालिटीज है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये क्वालिटीज लुक से ज्यादा इंप्रेस करती हैं और इसको आपको ग्रूम करना चाहिए। चलें जी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से सेशन था हमारा डॉक्टर अली अजमल के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इसके ऊपर बात की है कि किस तरह आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सेगमेंट है हमारा गोल्ड माइन के हवाले से। तो आज वहीद मुराद साहब की जिंदगी के हवाले से जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ दा, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला। जे तो कदी रावी लंघ जावे। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला। जे तो कदी रावी
लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे थो कदी रावी लंघ जावे। क्या बात है जनाब, वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और क्या ही खूबसूरत जो है गाना गाया गया है, और वैसे उसके लिरिक्स ही इतने खूबसूरत हैं, तो जब गाया जाता है तो वो और भी खूबसूरत लगता है। तो आवाज़ तो आपने सुन ली है। बशारत आलम ने आज हमें ज्वाइन किया है, रोमिस जमी हैं जो कि तबला नवाज़ हैं, और हारिस सरदार हैं, उनसे पहले भी आपकी मुलाकात रहती है, गिटारिस्ट हैं। तो आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप तीनों, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। बशारत आप बताइए अपने बारे में, गाना कब से शुरू किया, क्या करते हैं इसके साथ साथ? और मैं तकरीबन 2002 से गाना जो है वो गा रहा हूँ। अच्छा। और 2005 में मैंने प्रॉपर जो है वो उस्ताद एजाज हुसैन तवक्कल साहब से सीखना शुरू अच्छा। किया। ग्वालियर घराना है, तो ओके। उनसे म्यूज़िक की तालीम जो अभी तक ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा अपना स्टूडियो है जिसमें म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं और वाह जी म्यूज़िक वाह। प्रोडक्शन कर रहे हैं। सही और है जी, क्या बात है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उधर एकेडमी में मुझसे सीखते भी हैं। सही है जी, मतलब आप उस्ताद भी हैं, मौसीकी सिखा भी रहे हैं जी, आजकल। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने बाकायदा इसको सीखा था आपने जी भी? जी ज़रूर। सही है। तो क्या किस तरह का यॉनरा, किस तरह के गाने क्या सुनना पसंद करते हैं आप? मुझे ज़्यादातर गज़लें बहुत पसंद हैं उस्ताद मेहंदी हसन साहब की। मैं उनकी गज़लें बहुत सुनता हूँ। और क्लासिकल मौसीकी मेरी मोस्ट फेवरेट है। क्लासिकल मौसीकी जी। फेवरेट है। मुश्किल भी है थोड़ी सी क्लासिकल मौसीकी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये मुश्किल है, लेकिन जब आप सोचते हैं किसी चीज़ को करने का तो वो जाहिर सी बात है फिर आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। बेशक ऐसे ही है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बेशक सुना ही जाए Thank और you. हमारे जो देखने वाले उन तक आपकी आवाज़ पहुंचाई जाए। तो मज़ीद क्या सुनाएंगे? गज़ल है नीयत शौक भर ना जाए हाँ है, कहीं, क्या वो बात आपको है, सुनाएंगे। ज़रूर जी। नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नीयते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं,
नियते शोक भरी ना जाए कहीं, नियते शोक भरी ना जाए कहीं। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। बशारत तो अच्छा गाते ही हैं, साथ हारमोनियम भी अच्छा प्ले करते हैं। Thank you so तबला much. नवाज साहब, आप भी क्या बात है आपकी, और जो गिटारिस्ट हैं उनकी भी क्या बात है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसकी वजह से ही फिर झूमने का दिल करता है जब आप बिल्कुल ऐसा। मौसीकी सुनते हैं ना। तो जब आपके पास जब बच्चे आते हैं, आप उनको मौसीकी सिखाते हैं, क्या उन्हें सबसे जो बड़ी चीज़ है मौसीकी के बारे में वो आप बता रहे हैं, उनको वो सीखनी चाहिए अगर उन्हें मौसीकी की तरफ आना है तो? मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि सुर जो है वो गाने वाले जो सुर हैं वो 12 हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 13 हैं। सबसे पहला जो है सुर वो इज़्ज़त करना है, हाँ, एहतराम करना क्या है। जब बात आप है, बेशक। इस शोबे में आकर आप सबसे पहले एहतराम सीखते हैं तो मौसीकी जो है वो आपको आसान हो जाती है सीखना, तो उसके बाद सारा कुछ आसान लगना शुरू हो जाता है। क्या जब बात आप है। टीचर से मतलब एक जो टीचर आपको सिखाता है आप उसका एहतराम करते हैं और बाद अब रह के सीखते हैं, तो जो उस्ताद है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिखाने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल करता ऐसी है। है, दैट्स ट्रू। तो बशारत, थैंक यू सो मच कि आप आए, और आपसे मिलके तीनों से बहुत शुक्रिया। आपका भी रोमिस कि आप भी आए, थैंक यू सो मच। आपका भी कि आप तीनों आए और हमारी जो शो का हिस्सा बने। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक और जो है ना थोड़ा सा गाना हम जो है ना बशारत से सुनते जाएंगे। जी बशारत। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह